लेसन 2 जो है हमारा फिजिकल डिवीजन, भारत के भौतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको हम पहले ही बता दिए थे हिमालय के बारे में, फिर उत्तर का विशाल मैदान, फिर तीसरा टॉपिक में हम आपको प्रायद्वीपीय पठार, इनके बारे में कल चर्चा भी कर लिए हैं। तो आज के क्लास में आप लोगों का होने वाला है बाबू पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। इसके बाद जो हमारा रेगिस्तान है, राजस्थान का रेगिस्तान, उसको पढ़ लेंगे, और जो द्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीप समूह है, उनको पढ़ के चैप्टर का समापन कर देना है। तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं हम लोग पहले कहाँ से, तो तटीय मैदान से, ठीक है भाई। तटीय मैदान आप लोग देखे होंगे मैप में, भारत का मैप में कुछ इस तरह से जो है तटीय मैदान है ना। तो ये जो आपका ये जो पूरब में, आपको पता है ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। तो इधर भी आपको पता है ये जो है अरब सागर है बाबू, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी से जो है इधर आपका ये स्टेट इधर है, इधर अरब सागर है, तो ये दोनों ही तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। यानी वैसा एरिया जो समुद्र के किनारे लगता है ना, उसको तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो हमारे भारत के पास दो तटीय क्षेत्र, एक पश्चिमी तटीय क्षेत्र, एक पूर्वी तटीय क्षेत्र, याद रहेगा। और आज इन्हीं दोनों तटीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। और तटीय क्षेत्र में कुछ है भी नहीं ना, वो तो समुद्र के किनारे है। कोई कोई तटी मेन तट है, उसको कितना भाग में पढ़ेंगे, कहानी खत्म। इसमें ज्यादा टॉपिक मिलने वाला भी नहीं है, और ना इसमें ज्यादा कुछ विशेष है यहाँ पे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग अपना तटीय मैदान के बारे में, ठीक है। तटीय मैदान का विस्तार पश्चिम में, देखिए जरा समझिएगा, तटीय मैदान का विस्तार पश्चिम में, आप लोग पश्चिम इधर हो गया, पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूरब की बंगाल की खाड़ी तक है। थोड़ा इस मैप को भी ध्यान से देख लीजिएगा तो फिर ज्यादा समझने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो ये जो तटीय मैदान है बाबू, यहाँ से लेकर के यानी पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूरब में ये टोटल बंगाल की खाड़ी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है आपका, ये क्या है भाई, तटीय मैदान है या तटीय क्षेत्र है, याद रहेगा। चलिए यही चीजें यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इस मैदान का निर्माण समुद्र के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है, यानी जो समुद्र के द्वारा मिट्टी होता है उसको जैसे जमा कर दिया और जो है इस मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। याद रहेगा, तटीय मैदान का निर्माण समुद्र के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है। ओके सर, चलिए यहाँ तक ठीक है। अब समझेंगे तटीय मैदान को दो, मतलब दो बड़े भाग है इसका, तटीय मैदान को दो बड़े भागों में बांट करके पढ़ते हैं, सही ही बात है। एक आपका पश्चिम वाला, एक आपका पूरब वाला, क्या जी हिल रहा है यहाँ पर, एक आपका पश्चिम वाला, एक आपका कौन सा, पूरब वाला, याद रहेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, याद रहेगा। तो भारत के जो तटीय मैदान है इसके दो भाग हैं, एक पश्चिम में जो है पश्चिमी तटीय मैदान, एक पूरब में जो है पूर्वी तटीय मैदान, क्लियर है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान से। अब इस साइड के मैदान को जान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई कितनी है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, कहानी खत्म, बस इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं यहाँ पे। चलिए, यह पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी बाबू गुजरात के पास है, ठीक है। मैप में अगर आप देखिएगा तो खंभात की खाड़ी आपको यहाँ मिलेगा, ये देख रहे हो जगह, यहीं पर खंभात की खाड़ी है, ठीक है। तो पश्चिम में खंभात की खाड़ी से लेकर के कहाँ तक फैला है बाबू पश्चिमी मैदान, यहाँ तक, यानी कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला है। यानी पश्चिम में खंभात की खाड़ी से लेकर के कहाँ तक फैला है, कन्याकुमारी तक फैला है, ठीक है। ये पश्चिमी मैदान के बारे में आपको हम बता दिए, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। कहता है कि यह पश्चिमी तटीय मैदान जो है उत्तर में, यानी ऊपर, देखो उत्तर हमेशा ऊपर में होता है ना, ऊपर से फिर नीचे है ना हम लोग दक्षिण की तरफ। तो उत्तर में खंभात की खाड़ी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिप तक फैला हुआ है। आप लोग ऐसे भी देखिए खंभात खाड़ी से यहाँ तक, वो आप लोग देख लीजिएगा। चूंकि ये मैप का बात कर रहे हैं तो मैप में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में आगे समझा जाए। ये तो आपका मैप है। फिर देखिए अब इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो देख लीजिएगा। इसकी औसत चौड़ाई लगभग कितना है बाबू, तो 10.60, इसको यानी 10.5 के भी आसपास पढ़ लीजिए ना, 10.5 किलोमीटर के आसपास है। चौड़ाई कितना है, 10.5 किलोमीटर, ज्यादा चौड़ा नहीं है, ठीक है, ज्यादा चौड़ा नहीं है, क्योंकि इधर फिर पहाड़ भी है, आपको प्रायद्वीपीय पठार में हम आपको पढ़ाए थे, पहाड़ भी है, तो ज्यादा ये मैदान चौड़ा नहीं है, ठीक है।
अब कहता है इस मैदान के 3 भाग है, तो जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है उसको 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक कोंकण तट उत्तरी भाग जो मुंबई से गोवा तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ इसको 3 भागों में हम लोग क्या करते हैं, बांट करके पढ़ते हैं। कितना भागों में बांट के पढ़ते हैं बाबू, 3 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ठीक है, इसको 3 भाग में बांट देते हैं। एक कोंकण तट हो गया जो मुंबई से गोवा हो गया, ठीक। इसका कन्नड़ मैदान जो कि मध्य भाग कहलाता है, और मालाबार तट जो कि दक्षिण का भाग, ये वाला मालाबार तट कहलाता है। तो इस पश्चिमी तट को 3 भागों में पढ़ते हैं हम लोग, 3 भागों में बांट देते हैं। पहला आपका कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा कोंकण तट, ठीक है। इसके बाद है ना कन्नड़ का मैदान, इसके बाद आपका मालाबार तट, ठीक है। कोई दिक्कत, बस इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। चलिए अब देखा जाए, इस क्षेत्र में नदियां के तीव्र गति से बहने के कारण मिट्टी का जमाव नहीं हो पाता है, जिस कारण यह मैदान काफी कटा छटा है। यानी अब नदियां तेजी से बहती है, चूंकि पहाड़ बगले में है। अब पहाड़ बगले में तो आंधुन नदी बहती है तो काटले छाटले जाता, आपको पते हैं। अभी देखिए कोसी नदी बहती है तो पूरा कोसी नदी, गंगा नदी है ना, अभी बाढ़ आया हुआ है, पूरा जमीन को काट रहा है। तो जब पहाड़ से नदियां उतरती है तो उसकी गति तीव्र होती है, अब उसके रास्ते में जो कुछ मिलेगा काट छाट के चल जाता है। तो यह नदी जो है बाबू, यह नदियां के तीव्र गति से बहने के कारण यहाँ मिट्टी का जमाव नहीं हो पाता, वो काट छाट करके चलता है। तो यह मैदान काफी बाबू क्या है, कटा छटा है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को पश्चिमी तटीय मैदान क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान क्लियर है। चलिए, 2 बार लिखा गया है क्या, अच्छा 2 बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। यानी कहने का मतलब, ये जो देख रहे हो बाबू, चौड़ा का मतलब ये हो गया, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये तो सिर्फ इतना ही चौड़ा था ना, ये जो अगर पूर्वी तटीय मैदान देखोगे तो इतना चौड़ा, यानी ये इतना चौड़ा, ये समुद्र का किनारा हो गया, ठीक है, यानी ये ज्यादा चौड़ा है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 160 से लेकर के 350 किलोमीटर तक है। कहीं 160 है तो कहीं ज्यादा चौड़ा है। जबकि हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई का बात कर रहे थे तो कितना था बाबू, 10.60 किलोमीटर के आसपास था, 10.6 किलोमीटर के आसपास। मात्र देखो ना, 10.6 किलोमीटर, ज्यादा चौड़ा भी नहीं है कि नहीं है। ये कहाँ है बाबू, 160 से लेकर के कहीं के 350 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो इसमें कई सारे जो है संपदा भी आते हैं, कई तरह के जो है यहाँ पर पहाड़, इधर हालांकि कम था लेकिन इधर भी पहाड़ है, ठीक है। चलिए, पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में गंगा के मुहाने से। अब देखिए, जो पूर्वी तटीय मैदान होता है तो उत्तर का मतलब कहाँ बाबू, यहाँ पर ऊपर में, तो गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला है। यानी यहाँ जो गंगा आकर के मिलता है, यहाँ से लेकर के फिर कन्याकुमारी अंतरीप तक, ये भी इसका विस्तार है, ठीक है। इस मैदान के तट के निकट फैले रेत। अब इस मैदान के तट के आसपास देखिएगा रेत का टीला होता है, जहां पानी वगैरह सब बीच में लग जाता है। ऐसे पूरा रेत का गोल गोल टीला होता है, बीच में पानी रहता है, ठीक है। तो रेत का टीले से घिरा हुआ लैगून है, जिसको लैगून कहते हैं बाबू। वैसा जगह जहां रेत का टीला होगा, उस रेत के टीले के अंदर पानी रहता है, उसे लैगून कहा जाता है, ठीक है। लैगून रहता है, वहां घास फूस भी अच्छा खासा उगता है, पेड़ पौधे भी रहते हैं, तो उसे लैगून कहते हैं। और इसे ही झील कहते हैं। आपको देखे होंगे झील क्या होता है, किसी भूभाग पर जो है बहुत सारे, मतलब चारों तरफ से लैंड है, बीच में क्या है, पानी है, वो झील हो गया। तो उसे ही क्या कहते हैं, झील कहते हैं, ठीक है। इस तट के किनारे आपको झील देखने को मिल जाएगा। अब यह मैदान को भी हम लोग 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, यहाँ का 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक गोलकुंडा तट हो गया जो कि उत्तरी भाग हो गया, गोलकुंडा तट उत्तरी भाग हो गया, और जो कोरोमंडल तट है वो दक्षिणी भाग हो गया। यहाँ से यहाँ तक का भाग कोरोमंडल तट। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एक मालाबार तट, एक कोरोमंडल तट। मालाबार तट पश्चिमी, याद रखिएगा, कोरोमंडल पूरब, ठीक है। कोरोमंडल पूरब, मालाबार पश्चिम आएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और दोनों तट बाबू यहाँ पर है, दक्षिणी साइड में है। दोनों तट कहाँ पर है, दक्षिण साइड में है, याद रहेगा। पूर्वी तट पश्चिमी तट कंप्लीट है। आगे देखा जाए, इस मैदान के उत्तरी भाग में चिल्का भी झील स्थित है। अब इस मैदान के उत्तरी भाग में यहाँ पर चिल्का झील स्थित है, याद रख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए, और ज्यादा विशेष बातें इसमें नहीं है, बस इसके बारे में जानना था, कहानी ओवर होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग भारतीय मरुस्थल के बारे में, ठीक है। अभी आप मैप को देखोगे बाबू, तभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखिए यही इसी के बारे में पढ़ रहे थे ना, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ रहे थे, पश्चिमी तट और
पूर्वी तट, इसके 3 भाग करके हम लोग पढ़ते हैं, इसके 2 भाग करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी अगर चौड़ाई का बात करेंगे तो 10.6, और इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 150 या 160 से लेकर के कितना है बाबू, 350 किलोमीटर तक चौड़ा है ये। यहाँ पर आपका कौन सा तट हो गया, तो कोरोमंडल तट, ठीक है। इनके बारे में भी आपको जानकारी दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय मरुस्थल, तो मैप में देखोगे बाबू तो ये वाला इलाका देख रहे हो जो है ना, पिंक कलर का है ना, ये बैंगनी कलर का, चलिए तो बैंगनी कलर का जो ये दिख रहा है ना, यही आपका मरुस्थल दिखाया गया है बाबू, ठीक है। इसका कुछ बहुत सारा भाग पाकिस्तान में है। जो भारतीय मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम क्या है बाबू, कोई बता सकते हो? थार डिजर्ट, देखो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है थार, थार मरुस्थल, ठीक है। कौन सा? थार मरुस्थल, ठीक है, इसका नाम है। इसका ज्यादा अधिकतर भाग पाकिस्तान में है, ठीक है। भारत में कुछ ही भाग है जिसका कि इसका राजस्थान का क्षेत्र आता है यहाँ पर, कुछ भाग यहाँ गुजरात में भी है यहाँ, ठीक है, लेकिन गुजरात में कम है, राजस्थान का भाग ज्यादा आता है। तो चलिए देखा जाए इसी को। तो राजस्थान के पश्चिम में, राजस्थान का पश्चिमी वाला भाग ये हो गया, पश्चिम में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। यानी राजस्थान के पश्चिम में जो है एक बड़ा शुष्क, शुष्क का मतलब होता है वहां कोई फसल उसल नहीं लगता है, सूखा है ना, चूंकि बलुई भूमि देखिएगा सूखा होता है, तो शुष्क प्रदेश है, शुष्क जो है जगह है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहते हैं। तो इसको भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का भी मरुस्थल कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। आगे देखा जाए, यह 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1,04,000 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल है। देख कितना बड़ा है, ठीक है। और उस पर कुछ भी नहीं उगता है, कोई फसलें नहीं होती है, आदमी रहता भी नहीं है उधर, ठीक है, क्लियर है। तो 1,04,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सोचिए हमारे बिहार में तो बाबू 65-70 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सोचिए वर्षा नाम मात्र होता ही नहीं है, मरुस्थल है। चलिए आगे देखा जाए, यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है, लूनी नदी है ना। कल हम लूनी नदी के बारे में बताए थे, ये उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है, लूनी माही है ना, ये 2 नदियां, ताप्ती हो गया, ये सब उल्टी दिशा में बहती है, याद रखिएगा। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है बाबू लूनी नदी है, ठीक है। कच्छ, ये जो है ये नदी कहां से कहां तक बहता है, तो कच्छ के रन तक प्रवाहित होती है, याद रखिए कहां से कहां तक प्रवाहित होती है, कच्छ के रन तक, जो कि गुजरात तक जाती है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी। अगर पूछा जाए कि जो रेगिस्तान है हमारा भारतीय मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1,04,000 किलोमीटर स्क्वायर, बस इससे ज्यादा आपका कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें, आगे समझा जाए। द्वीप समूह के बारे में समझेंगे, किसके बारे में, अब द्वीप समूह। अब देखिए आपको पता है कि भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह द्वीप समूह है। तो चलिए उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, टोटल कितने द्वीप समूह है। अब हर द्वीप समूह पर थोड़ी ना जाकर के जो है लोग रहते हैं। द्वीप समूह यानी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, अब हर जगह पानी ही पानी होगा बाबू, एक जगह थोड़ा जमीन का टुकड़ा उग जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, द्वीप समूह, और उसी पर लोग बसते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत टोटल 1256 द्वीप हैं। तो भारत में अगर पूछेंगे द्वीप समूहों की बात करेंगे तो कितना है, टोटल 1256 द्वीप समूह, जो कि हमारे समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में लगभग 576 द्वीप है। तो देखिए याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में, उधर बंगाल में कितना, टोटल 576 द्वीप समूह, जिसमें 36 द्वीप पर आबादी है, यानी केवल उसमें 36 ही द्वीप समूह है जिस पर लोग रहते हैं, निवास करते हैं, बाकी ऐसे है, बेकार है, वहां कोई नहीं रहता है, ठीक है। कभी भी समुद्र का लहरें आकर के डुबा देता है तो कौन रहेगा वहां। चलिए अरब सागर में कितना द्वीप समूह है बाबू, 47 द्वीप समूह है, याद रखिएगा। चलिए के अतिरिक्त भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। अगर हम भारत से श्रीलंका के बीच की बात करेंगे, अगर तुम लोग मैप देखोगे तो इसके बीच में भी बाबू कई सारे द्वीप समूह है। यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ दिख रहा है, कई सारे जो है इस पानी में द्वीप समूह स्थित है,
ठीक है। और आपका बे ऑफ बंगाल में बाबू ये देख रहे हो, यही है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और अरब सागर में देखोगे तो इधर क्या है आपका लक्षद्वीप मिलेगा, देखिए। और ये सभी समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है, अभी हम लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब कहता है कि इसी प्रकार बाबू जो अभी हम देखे कि कई सारे छोटे छोटे द्वीप समूह श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है, तो गुजरात के भी आसपास देखेगा इसी प्रकार का द्वीप समूह गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के भी तट पर कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कुल द्वीपों की संख्या कितनी हो गई? 1256 है, जो भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का बड़ा द्वीप समूह आपको पता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अभी तुरंत बताए। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और जबकि अगर अरब सागर की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन है जी? लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। अब लक्षद्वीप पूरा किससे बना हुआ है? प्रवाल से बना हुआ है, ठीक है। लक्षद्वीप पूरा प्रवाल से बना हुआ है, और लक्षद्वीप का मुख्यालय है ना कावारती है, ठीक है। कहाँ पर है? कावारती मुख्यालय, यानी राजधानी भी कहते हैं इसको। तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है, क्लियर है। अब ज्यादा द्वीप समूह में भी चीजों को नहीं है यहाँ पर जो पूरा चीज पढ़ना है, वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ना है, बस हम लोग अभी क्या जान रहे हैं? फिजिकल चीजों के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बाबू? लक्षद्वीप के बारे में आपको बता ही दिए, ये अंडमान एंड निकोबार ये आपका लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। चलिए अब इनके भी बीच कई सारे आइसलैंड है, यहाँ भी कई सारे छोटे छोटे आइसलैंड है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। चलिए आगे समझा जाए चीजों को। अब हम लोग समझते हैं, तो चैप्टर हालांकि समाप्त हो गया है, तो टोटल हम आपको बाबू पढ़ा दिए, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। तो आपको बताए थे हिमालय, हिमालय के बारे में पढ़ाए हैं। इसके बाद दूसरा आपको पढ़ाए जो फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत आता है, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा आपको पढ़ाए हैं प्रायद्वीपीय, है ना, पठार। इसके बाद चौथा हम आपको अभी तुरंत बताए हैं, कौन सा बाबू? तो तटीय मैदान, ठीक। पांचवा रेगिस्तान, छठा द्वीप समूह। तो टोटल जो भारत को 6 भौतिक भागों में बांट करके जो पढ़ते हैं, तो 6 के बारे में समझ चुके हैं हम लोग। तो चलिए निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन, इस चैप्टर का कंक्लूजन निकालते हैं कि आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन हो सकता है। तो एक और हम देख रहे हैं कि जो हिमालय है उधर से कई सारे नदियां का स्रोत है, कई सारे उधर से नदी निकलती है। तो दूसरी तरफ जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है वो समतल भूमि था, और वो जलोढ़ मिट्टी से बना भूमि था। तो वहां पर कई सारे जो है हम कह सकते हैं कि वो हमें खाने पीने की वस्तुएं मिलती है, अन्न का प्राकृतिक भंडार है। अगर तुम प्रायद्वीपीय भाग की तरफ चले आओ तो यहाँ पर देखिएगा ये संस्कृति कई सारे जो है विशेषताओं को अपने अंदर रखे हैं, कई सारे खनिज संपदा से भरे पड़े हैं। बातें समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारा भारत भूमि जो है बाबू कई जो है आकर्षक है ना, और अत्यंत रमणीय है। तो चलिए देखा जाए, इस प्रकार जब हम भारत की प्राकृतिक विभाग का अध्ययन करते हैं, यानी जब हम भारत के 6 फिजिकल डिवीजन के बारे में जब अध्ययन करते हैं, तब हम यह फर्क कर पाते हैं कि यह जो है विषमता के साथ साथ एक दूसरे के पूरक भी है। यानी यहाँ पर कहीं पर देखिएगा ऊंच नीच भूमि है, तो कहीं कहीं बड़े बड़े पठार मैदान देखने को मिलेगा। तो ये विषमता तो है ही, साथ साथ एक दूसरे के पूरक भी है, ठीक है। चलिए इसके बाद उत्तर का पर्वतीय भाग, जो हमारा पर्वत वाला इलाका है, जो कि हिमालय आपको पढ़ाए हैं, उत्तर का पर्वतीय भाग जल और वनों का बड़ा स्रोत है, क्योंकि वहीं से कई सारी नदियां निकलती है, जो जल का बड़ा स्रोत है। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? तो अन्न के भंडार के लिए है। जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का एरिया आता है, ठीक है। इसके बाद इसके अतिरिक्त विशाल मैदान प्राचीन सभ्यताओं के भी विकास का जो है आधार रहा है। यानी जो हमारा ये जो उत्तर का विशाल मैदान है वो कई तरह के यहाँ पर प्राचीन संस्कृति का भी देन है, कई प्राचीन संस्कृतियां यहाँ पर विकसित हुई है, ठीक है। अब दक्षिण का जो पठारी भाग है बाबू वो खनिज संपदाओं से घिरा हुआ है, ठीक है, जो हमारे औद्योगिक विकास के लिए भरपूर सहायक है। तो ठीक वहीं तटीय मैदान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी चावल की कृषि एवं मत्स्य पालन, क्योंकि आप लोग जो तटीय मैदान वहां पर मछली पालन किया जाता है, तो ये इनके लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा भारत भूमि जो है बाबू क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला चैप्टर समझ में आया। इसी के साथ आपका जो फिजिकल डिवीजन 6 भागों में बांट करके भारत को हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो रहने दिया जाए।